और अब बात मध्य प्रदेश के नए सत्ता संस्थान यानी बागेश्वर धाम की करेंगे। जिस बागेश्वर धाम को हफ्ते 10 दिन पहले तक सिर्फ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड या आसपास के लोग जानते थे, आज वो पूरे देश में मशहूर हो गया है। बागेश्वर धाम के बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता अर्जी लगा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। जो कांग्रेस कल तक धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कारों को गुमराह करने वाला बता रही थी, वो आज बाबा की तारीफों के पुल बांध रही है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के नेताओं और पार्टियों को यह साफ साफ दिख रहा है कि बाबा का प्रभाव चुनावों में जरूर पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश के चुनावों में 9-10 महीनों का वक्त बाकी है और यह भी तय है कि आने वाले समय में बाबा की लोकप्रियता और प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए कोई भी बाबा को नाराज नहीं करना चाहता। बाबा के भक्तों में पार्टियों को वोटर नजर आ रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश की सियासत में हो रहा है बागेश्वर शरणम गच्छामि। हम हिंदू राष्ट्र में एक हिंदू एक हो रहा है, इससे बड़ा क्या चमत्कार। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बालाजी का पर्चा है, इसलिए तो देश में चर्चा है। व्यासपीठ तो सत्य बोलती है, किसी एक पार्टी की नहीं होती। हम तो सब पार्टियों के हैं। अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र, ये हमारी मांग है। बाबा ने किया हिंदू राष्ट्र का आह्वान, तो सब चले शरण बागेश्वर धाम। जो हमारे धार्मिक लोग हैं वो अपने धर्म की बात करें, ये इसमें कोई खराबी नहीं है। तो इस पे कंट्रोवर्सी करने का कोई औचित्य कहीं नहीं है और कहीं न कहीं सनातन धर्म का अपमान भी है। देखकर बाबा का प्रचार, कांग्रेस के बदल गए विचार। रायपुर में 7 दिन की कथा खत्म करके कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आज छतरपुर के बागेश्वर धाम लौटे। धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत ऐसे ही हुआ। ढोल नगाड़े, फूलमाला, भारी भीड़ और कार के सनरूफ से लोगों का धन्यवाद। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का यह स्वागत बनता है, क्योंकि 7 दिन पहले वो एक लोकल कथावाचक थे, आज वो नेशनल हो गए हैं। सात दिन पहले उन्हें छतरपुर और बुंदेलखंड के लोग जानते थे, आज वो पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए हैं। तो क्या बाबा के इसी प्रताप को देखते हुए कांग्रेस के सुर बदल गए हैं? जो कांग्रेस पार्टी कल तक बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठा रही थी, वो आज बदली बदली सी क्यों नजर आ रही है? जो कांग्रेस कल तक बाबा को चमत्कार के नाम पर गुमराह करने वाला बता रही थी, उसे आज धीरेन्द्र शास्त्री का अपमान, सनातन का अपमान क्यों लग रहा है? पालने बाबा में चमत्कार है तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का जो कर्ज है वो एक अपनी चमत्कार के द्वारा कार्यों में समाप्त करने मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। जी। और क्या चमत्कार देखना चाहते हैं आप उनके? मध्य प्रदेश का विकास का चमत्कार करें। कोई भी अपनी झोली भरने के लिए, आश्रम को वैभव बढ़ाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई काम करता है तो मैं उसको चमत्कार नहीं मानता। वो तो एक तरह का जनता को गुमराह करना है। पंडित जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनने रामचरितमानस, भागवत, हनुमान चालीसा, इसमें सब महारत हासिल कर लिया है। और जब ये बोलते हैं तो इनके वचनों में ही इतनी शक्ति होती, लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिए लाखों लोग आते हैं। तो इस पे कंट्रोवर्सी करने का कोई औचित्य कहीं नहीं है और कहीं न कहीं सनातन धर्म का अपमान भी है। नागपुर से जहाँ से ये बात चली, पूरे हिंदुस्तान में इनके प्रवचन हुए, पर और कहीं से नहीं हुआ। नागपुर क्या है आज? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका गढ़ और आरएसएस का मुख्यालय है। वहां से ये सब स्थिति क्यों पैदा हो रही है?
इसका मतलब ये लोग इस तरह की चीजें पैदा करके और फिर पक्ष में खड़े होकर नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कमलनाथ तो एक कदम आगे निकल गए। उन्हें 2023 के भारत का मूड पता है। वो 23 भी भांप रहे हैं और 24 भी देख रहे हैं। इसीलिए अभी से अपनी पिच सेट कर रहे हैं। कमलनाथ सीधे बाबा बागेश्वर धाम का समर्थन कर रहे हैं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री काफी समय चर्चाओं में है और अंधविश्वास से लेकर तमाम आरोप भी कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की देखिए, बागेश्वर धाम अपने से मेरी कल ही बात हुई कि मेरा प्रोग्राम बना था वहां जाने के लिए, पर तो जो डेट मैं दे रहा था, जो डेट उनकी थी, वो कहीं दौरे में निकल रहे हैं, तो मेरी तो कल ही उनसे बात हुई और होती रहती है। देखिए, बात यह है, जो हमारे धार्मिक लोग हैं वो अपने धर्म की बात करें, ये इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं भी चाहता हूं वो धर्म की बात करें। मैं तो वहां जा रहा था, मेरा प्रोग्राम बना हुआ था, कल ही मैंने उनसे बात करी। पर सवाल यह है कि अचानक से कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करना क्यों शुरू कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करने से कांग्रेस की लाइन पलट गई। क्या कांग्रेस ये समझ गई कि धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने का मतलब हिंदू वोटों का नुकसान करना है? कांग्रेस ये जानती है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इसी साल अंत में एमपी में चुनाव होंगे। पिछली बार कांग्रेस ने बीजेपी को मात दे दी थी। हालांकि ऑपरेशन लोटस चला और कांग्रेस की बनी बनाई सरकार गिर गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 230 में से 114 सीटें मिली थी, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, बीएसपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1 और निर्दलियों के खाते में 4 सीटें गई थी। कांग्रेस हर हाल में यह चाहेगी कि उसका प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहे और इसके लिए उसे हिंदू वोटों पर निशाना लगाना होगा, जो मध्य प्रदेश में बहुतायत में हैं। मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 40 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 4 करोड़ 80 लाख यानी करीब 90% हिंदू वोटर्स हैं। कांग्रेस को पता है कि उसे मुसलमानों के वोट मिलते हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को मुसलमानों के 52% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 15%। लेकिन कांग्रेस को हिंदू अपर कास्ट और ओबीसी का वोट भी चाहिए। यहां वो बीजेपी से पीछे है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपर कास्ट के 33% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 58%। इसी तरह से कांग्रेस को ओबीसी के सिर्फ 41% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 48%। कांग्रेस को यही वोट चाहिए, इसीलिए वो बाबा पर ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहती जिससे हिंदू नाराज हो, क्योंकि बाबा लगातार हिंदू एकता, सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। पूरा भारत का हिंदू एक हो रहा है और हिंदू जाग रहा है। जो लोग हमसे कहते थे कि चमत्कार क्या है, यही चमत्कार है कि सनातनी हिंदू एक हो रहा है। दूसरा चमत्कार यह है कि आज हमने प्रण लिया बालाजी की प्रेरणा से कि जो है सभी सनातनी हिंदू हमारा साथ दें, हम जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ें। अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र, ये हमारी मांग है। अगर हम सब साथ हो जाएं तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। उसमें हम कोई राजनेता नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई निर्णय करने वाली कोर्ट नहीं है, हम कोई एक ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है कि हम निर्णय करें कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। हमने सिर्फ ये मांग की है कि हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। और ये अमानवीय कहां से हो गया, ये अनलॉजिकली कहां से हो गया, ये संविधान के खिलाफ कहां से हो गया? हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और साहस हम अपने संविधान पर चल रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब नवंबर में मध्य प्रदेश में आई थी तो नर्मदा के तट पर भगवा पटका पहने हुए उनका ये अवतार भी दिखा था। वो नर्मदा की आरती में शामिल हुए थे। राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें पाले हुए है। उन्हें लगता है कि 2024 में उनका भविष्य बदलेगा। उससे पहले 2023 में मध्य प्रदेश में जो चुनाव हैं, वहां भी जीत मिलेगी। पर अभी तो राहुल का कोई असर नहीं दिख रहा है।
क्योंकि मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनावों के नतीजों में कांग्रेस हारी है। जिस ओंकारेश्वर में राहुल गांधी ने नर्मदा आरती की थी, वहां भी 15 वार्डों वाली नगर परिषद में 9 में बीजेपी जीती और 6 में कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कल 19 नगर निकाय चुनावों के नतीजे आए हैं, जिनमें से 11 में बीजेपी जीती जबकि 8 पर कांग्रेस। 19 निकायों के कुल 343 पार्षद पदों में से 183 पर बीजेपी जीती जबकि 143 पर कांग्रेस के पार्षद जीते। भले ही निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दों का बहुत फर्क होता हो, पर इससे किस पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है इसका अंदाजा तो मिल ही जाता है। मध्य प्रदेश में 413 नगर निकायों में 3 चरण में चुनाव हुए हैं। जुलाई में 347, सितंबर में 46 निकायों में मतदान हुआ तो 19 निकायों में 20 तारीख को चुनाव हुए, जिनके नतीजे कल आए। मध्य प्रदेश के 413 नगर निकायों की ओवरऑल पिक्चर को देखें तो बीजेपी बहुत आगे है। बीजेपी इस वक्त 316 निकायों पर कायम है। कांग्रेस के 96 निकाय हैं तो निर्दलियों के पास 2 हैं। 16 नगर निगमों में बीजेपी के पास 9 हैं, कांग्रेस के पास 6 तो 1 निर्दलीय के पास है। इसी तरह से 98 नगर पालिकाओं में से 60 पर बीजेपी काबिज है, कांग्रेस 38 पर। नगर परिषद की बात करें तो 299 में से बीजेपी 247 पर है, कांग्रेस 51 पर। हालांकि इस घोर निराशा में भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें भी हैं। 2018 में मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों पर बीजेपी काबिज थी, अब 16 में से 5 कांग्रेस के पास हैं। यानी शहरी वोटर्स का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। ग्वालियर नगर निगम पर 57 साल बाद कांग्रेस ने कब्जा किया है। रीवा नगर निगम पर 24 साल बाद और जबलपुर में 18 साल बाद कांग्रेस काबिज हुई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में कांग्रेस ने 16 वार्डों पर जीत हासिल की जबकि बीजेपी को 8 वार्ड मिले हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी से भी है। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी वही कहानी दोहराई जाए जो कि गुजरात में दोहराई गई, यानी आप और AIMIM कांग्रेस के वोट काटे और फायदा बीजेपी को मिल जाए। मध्य प्रदेश निकाय चुनावों में इसका परिणाम देखने को मिला है। बुरहानपुर में बीजेपी सिर्फ 542 वोट से जीती। कांग्रेस की हार की वजह AIMIM का कैंडिडेट रहा जिसने 10,000 वोट हासिल किए। यानी अगर मुसलमानों के ये 10,000 वोट न बंटते तो जीत कांग्रेस की होती। AIMIM के 6 पार्षद जीते हैं, जिनमें 1 हिंदू महिला पार्षद भी है। आपकी मध्य प्रदेश में धमाकेदार एंट्री हुई है। सिंगरौली नगर निगम में उसकी महापौर रानी अग्रवाल चुनाव जीत गई। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के 64 पार्षद चुनाव जीते हैं। अब अगर यही ट्रेंड विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। इन निकाय चुनावों ने बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी बजाई है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 2 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा शिवराज कैबिनेट में 9 मंत्री हैं। इसके बावजूद बीजेपी यहां से हार गई। इस लिहाज से बीजेपी को नुकसान है, खासकर इसलिए भी कि करीब 2.25 साल पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तब कहा गया था कि कांग्रेस के पास इस क्षेत्र में अब कोई चेहरा नहीं बचा। बीजेपी अपने लिए चंबल क्षेत्र में वॉकओवर की उम्मीद कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ग्वालियर मुरैना जीतकर झटका दे दिया। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सबको जरूरत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जरूरत मध्य प्रदेश की दोनों पार्टियों के नेता भी जानते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को पता है कि बाबा का क्या प्रभाव है, खास तौर पर बुंदेलखंड और चंबल के इलाके में, जहां वो अक्सर भागवत कथाएं करने के लिए जाते रहते हैं और उनके धाम में आने वाले ज्यादातर लोग इसी इलाके के होते हैं। दर्शनों के लिए अक्सर जाते रहते हैं, फिर चाहे वो मनोज तिवारी हो या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। हमारे शास्त्री जी जो प्रभु श्री राम जी की कथा हम तक पहुंचाते हैं और इस कथा के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद भी देते हैं। आज उनका भी दर्शन करने का लाभ यहाँ पर मिला। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रभु श्री राम जी ये हमारे लिए केवल ईश्वर नहीं है, तो वो हमारे राष्ट्र पुरुष भी है और हम सभी को ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
जीवन की राह ये प्रभु श्री राम जी के जीवन से मिलती है। बाबा के दरबार में पहले ही नेताओं की लाइन लगी रहती थी। पहले बीजेपी के नेता जरा ज्यादा थे, लेकिन अब लगता है कि बहुत जल्द कांग्रेस के नेता भी आएंगे। और कमलनाथ ने तो कह दिया है कि उन्होंने बाबा से मिलने का टाइम मांग लिया है। दूसरी तरफ बाबा कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। ना तो मुझे कोई राजनेता बनना है मेरे पागलों, ना हमारी कोई पार्टी होनी है। ऐसा कभी विचार मत करना कि अब गुरुजी पार्टी में जाएंगे या नेता बनेंगे या किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। ना हमें पार्टी में जाना है, हम तो सिर्फ अपने सनातनियों को एक करने की बात करेंगे। और अगर ये बवाल है, अगर ये विवाद है, तो बना रहने दीजिए। अब इस बात को सुनकर के भी अगर तुम मेरे पागलों अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपनी जबान नहीं खोली और भारत के प्रत्येक संत हमारे साथ है, ये हमारा सौभाग्य है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।